हेलो। आवाज़ क्लियर है ना? ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि कल जब मैंने देखा कि मेरे यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ तो बहुत अच्छे आते हैं और भी हैं, 4-4 हज़ार व्यूज़ भी आ रखे हैं एक एक वीडियो पे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। और यही कमेंट तो आप लोग ने जो पिछले वीडियो पे बहुत ज़्यादा मतलब अपना सपोर्ट दिया है, उसी की वजह से मेरी वीडियो भी वो काफ़ी एक ही दिन में बहुत ज़्यादा चल गई आप लोग की वजह से। तो आप लोग का तो मुझे पता ही है, और यूट्यूब पे भी कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुछ हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यही बोलूँगी, सब्सक्राइब कर दो। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आप ही लोग का बेनिफिट होगा। अभी मैं लाइव भी नहीं कर सकती, आगे हो सकता है कि लाइव वीडियो भी शुरू कर दूँ, लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाए। तो इसीलिए आप लोग करो, बाकी ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5, इसके मैंने वीडियो डिटेल क्लास की जो मेरी रेगुलर क्लास चल रही थी, उन्हीं में से पेड क्लासेस की डिटेल वीडियो हैं यूट्यूब पे। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप 2 to 1 सर्च करना, 3 वीडियो है। वो तीनों वीडियो आप देख लो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, क्योंकि वो तीनों वीडियो डिटेल वीडियो हैं, उससे आपकी 2 to 1 की समझ भी बन जाएगी। ठीक है। और 2 to 1 जो है बेसिकली आपके लाइब्रेरी से रिलेटेड, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, क्या है लाइब्रेरी के अंदर, बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप है 2 to 1। और बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी 2 to 1 में आप लोग को ज़्यादा। मेरे क्लास क्लास करके चले जाओगे, मेरे क्लास के सिर्फ नोट्स बना के और उन्हीं को पढ़ के अगर चले जाओगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मोर देन इनफ होगा। तो यूनिट 5 जो है वो लेजिस्लेशन वाला चैप्टर है, और बहुत सारे लोगों को वो चैप्टर समझ में नहीं आता। मैंने 10-15 पॉइंट बता रखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन 10-15 पॉइंट्स को ही आपको करके जाना है। और वो 10-15 पॉइंट्स आपका पूरा ब्लॉक 2 जो है, ब्लॉक 2 ही समझ लो। यूनिट्स जो भी है आपका 5, 6, 7 तक तो वो आपको क्लियर कर देगा, क्योंकि रिपीटेड वही पॉइंट यूज़ होते हैं। तो वो आप लोग ज़रूर देख लेना, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5 प्लेलिस्ट से जाके। इतना काम कर लोगे आप लोग? ठीक है। बाकी ठीक है, सपोर्ट करना जैसे किया था। अगर अच्छी लगे वीडियो तो फिर लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना अदर ग्रुप्स में जहाँ कर सकते हो। ठीक है। यूनिट 1 आप वहाँ से पढ़ लेना, तो मैं यूनिट 1 स्किप कर रही हूँ और यूनिट 2 भी स्किप कर रही हूँ। क्लियर? और अगर फिर भी वो वीडियो देखने के बाद भी आपको यूनिट 1 यूनिट 2 में कोई डाउट लगे, ठीक है, या डाउट आए, तो आप कमेंट में, इसी वीडियो को जो मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब पे जब, तो इसी वीडियो में आप कमेंट में लिख देना कि मैम इसमें डाउट आ रहा है। तो फिर मैं अगर हो सकेगा तो डाउट जितने भी क्वेरीज होंगे, उन क्वेरीज का एक सेपरेट मतलब वीडियो बना दूंगी। ठीक है, बोलो ये सही रहेगा? किसी को भी कोई डाउट आए, किसी को भी कोई क्वेरी आए, ठीक है, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझे सेपरेटली मैसेज कर दो, उसका मैं सेपरेट डाउट का सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगी, आप अपने डाउट उसमें देख लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। यूनिट 2 मैंने बता दिया है, यूनिट 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट 3 निकालो आप लोग, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, पेज नंबर 69, यूनिट 3। पेज नंबर 69, यूनिट 3, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे संस्थान जहाँ पे इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का काम होता होगा। बेसिकली क्या काम होता होगा? इंफॉर्मेशन को लाते होंगे, इकट्ठा करते होंगे, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करके और उसको यूज़र तक पहुंचाते होंगे। तो ऐसा नाम से ही आप लोग इतना मतलब एज्यूम कर सकते हो। कभी कभी पूरा का पूरा रिलाई नहीं रहना चाहिए बुक पे ही, या फिर थोड़ा सा अपना भी
जो आपके सेंस हैं उनको भी यूज़ किया करो और थोड़ा सा मतलब निकालने की कोशिश किया करो। तो नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंफॉर्मेशन का काम होता है, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड डेसिमिनेट किया जाता है। ठीक है, कलेक्ट, स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड डेसिमिनेट, तो वो इंस्टीट्यूशन क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कोई बता सकता है? ऐसे काम आप कहाँ पे देख सकते हो? ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन में आप देखते हो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके बाद डेसिमिनेट किया जाता है, यानी कि यूजर तक पहुंचाया जाता है? आरटीआई में, हॉस्पिटल्स में इंफॉर्मेशन का तो नहीं। हाँ, तो आप बोल सकते हो कि उसको ना डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बोलते हैं। उसको डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बोलते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। ठीक है, लाइब्रेरी सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिसके टच में आप हो वो है लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी से ध्यान रखना, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, डेसिमिनेट करते हैं। तो इसी इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल है आपके पास, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस और इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते हैं, जिसमें कि पहला आपका आ जाता है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के बारे में सबको पता है, बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें से आप देखो ग्रोथ पैटर्न, ग्रोथ पैटर्न पे इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आता है, सॉरी इवोल्यूशंस पे, इवोल्यूशंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एरा 1, एरा 2 आप लोग को दिख रहा है, एरा 3 पेज नंबर 72 पे दिख रहा है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो डिसिप्लिन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एरा, यानी कि ये फर्स्ट एरा था और इसके अंदर क्या था कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो था उसका मेन एम था, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का, मतलब उस टाइम जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस होते थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता था कि इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहे, कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन स्टोर रहे, कलेक्ट करके रखा जाए। ठीक है, मतलब प्रिजर्व करके रखा जाए, संभाल के रखा जाए, ये उनका मेन मकसद होता था। फिर एरा 2 में आए तो एरा 2 का क्या होता था कि मिशन, किसी मतलब स्पेसिफिक मिशन के में जो लोग लगे हुए हैं उनकी मदद की जाए इंफॉर्मेशन के थ्रू। जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, वो क्या होता है, रिसर्च में लगे रहते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ मिशन होता है, तो उन मिशन को कंप्लीट करने के लिए उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। फिर आता है एरा 3। एरा 3 में क्या आया कि नहीं, जो सिर्फ मिशन ओरिएंटेड ना रह के ये थोड़ी सी प्रॉब्लम ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे ध्यान देना चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन इसलिए सर्व करना चाहिए ताकि यूजर्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। बात समझ में आ रही है क्या आप लोग को? उसके बाद एरा 4 है हमारा, वो है इंडिविजुअल ओरिएंटेड। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ ये क्या हो गई, इंडिविजुअल, यानी कि हर एक इंडिविजुअल की जो अपनी नीड है उसको सेटिस्फाई हो सके, वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन निकाल सके। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी आ गई, ये सारी चीज़ों, मतलब इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए। तो अभी इसमें क्या होता है, जैसे गूगल है, गूगल के थ्रू क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, राइट? ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एरा 5, न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो थी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस का जो पूरा मोटिव था वो चेंज हो चुका था। कहाँ, एरा 1 में सिर्फ प्रिजर्व करना जो था वो मेन मकसद था, और एरा 5 में जो है यहाँ पे हो गया कि नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिले यूज़र को, और ऐसे मिले कि उनको घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उनको कहीं जाने की जगह नहीं ज़रूरत ना पड़े, कहीं पे भी वो ना जाए, एनी टाइम एनी वेयर एनी प्लेस, कहीं पे भी उनको इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसका न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशन में
जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन था उनका मोटिव ये हो गया था। इसका एक एग्जांपल है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू आप कहीं पे भी, कहीं किसी भी जगह कहीं पे भी आप अपनी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और एग्जांपल मुझे बता सकते हो? डीडीएस ठीक है, लेकिन नहीं। वर्चुअल लाइब्रेरी का नाम सुना है? तो वर्चुअल लाइब्रेरी जो होती हैं, लाइब्रेरी विदाउट वॉल होती हैं, बेसिकली वो सर्वर पे अपनी लाइब्रेरी को प्रोवाइड करते हैं। उसकी कोई प्लेस नहीं होती है, कोई बिल्डिंग नहीं होती है, लेकिन वो सर्वर पे क्या करते हैं, अपनी लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप घर बैठे एक्सेस कर सकते हो उन लाइब्रेरीज को। तो ये भी एक एग्जाम्पल है न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंदर सीधी सीधी मोटिव ये था कि इंफॉर्मेशन को कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी डिलीवर किया जा सके। अगर यूजर चाह रहा है कि उसको 12 बजे रात में इंफॉर्मेशन मिले, तो वो 12 बजे रात में भी ले ले। तो इसका दो एग्जाम्पल हो गया, एक इंटरनेट, एक वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर है लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के बारे में आप सब जानते हो, लिख ही लोगे। इतना देखो, 2 पेज देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं। जितना आपको पता है लाइब्रेरीज के बारे में उतना लिख के आना, उसके टाइप के बारे में लिख देना, बस खत्म। ठीक है। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। जितना मैं बोल रही हूँ ना उतना सुनो, और जब ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी उसके बाद इसमें से आप नोट्स बना लेना। बस उतना उतना पढ़ के जाना, उतना ध्यान में रखना, और उसी से अपने पॉइंट को स्ट्रेच करना। उन पॉइंट से अपने पॉइंट को स्ट्रेच करना, आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर क्या होती है? ये डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखते हैं। जैसे कि किन्होंने बताया था अभी, कि जैसे मेडिकल है, वहाँ पे कोरोना की कितने केस आए, ये कितना हुआ, उसको कैसे ठीक किया, है ना, कितने इंजेक्शन लगे, इन सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड बनता है। ठीक है। और एक एक दिन में और कितने कितने ज़्यादा रिकॉर्ड बनते हैं, राइट? तो इन रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखा जाता है, इन डॉक्यूमेंट को कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब उनकी एक लाइब्रेरी, एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होती है जहाँ पे इन डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। तो सिंपली है कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो होती हैं, उन स्पेसिफिक अपनी इंस्टीट्यूशंस का क्या करती हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखती हैं, और काम आने पर उन डॉक्यूमेंट को डेसिमिनेट करती हैं। ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो, एक तो मेडिकल का आपका एग्जाम्पल हो गया, एक आपका हो गया जैसे कि मान लो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जितने भी जजमेंट देती है उन सब की डॉक्यूमेंट बनती है, और डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंटेशन उनके डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में रखा जाता है। और मान लो कभी जज आए, जज ने कोई फैसला देना है, सेम केस है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या फैसला दें। ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो वाला जो डॉक्यूमेंट जो पहले उन्होंने प्रिजर्व करके रखा था सेम केस का, उसको निकालते हैं और उन डॉक्यूमेंट को पढ़ के और फिर देखते हैं कि इन्होंने क्या फैसला दिया था। तो उससे उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर हम बेसिकली बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को सर्व करने के लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होता है वो। क्लियर है? यहाँ पे बस डॉक्यूमेंट को स्टोर, कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज एंड डिसेमिनेट किया जाता है। और उनको भी किया जाता है, जैसे कोई केस स्टडी कर रहा है या रिसर्च कर रहा है, तो उनको भी वो डाटा प्रोवाइड कर दी जाती हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका रॉ डाटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर। इसके अंदर क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज इन द सेंस, जैसे आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हो कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोग को क्या बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर आप लोग एनालाइज करो। एनालाइज करने का मतलब क्या है? एक बार देखो, 2 बार देखो, 1 ईयर के देखो, 2-3 ईयर के देखो, और उसमें से एनालाइज करके निकालो कि क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं। तो वो आपको कैसे पता चलता है? आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जो जो इंपॉर्टेंट है उनको सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज कर लेते हो चैप्टर वाइज। सेम इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर का काम होता है, जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, कितनी फेक हैं, कितनी काम की हैं, कितनी नहीं है, इन सारे चीज़ों को एनालाइज करना, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ना, उनको निकालना, निकाल के सिलेक्ट करके फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करके फिर उनको यूज़ करना, यही है इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर।
और ऐसा नहीं है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वो आप लिख नहीं सकते, वो भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, ताकि इस सब से क्या होता है, इन एग्जाम्पल को डेली लाइफ एग्जाम्पल आप यूज करते हो ना, तो उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं इससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बुक की लैंग्वेज लिखने से अच्छा अपनी लैंग्वेज लिखनी चाहिए। अभी बताओ, मैंने जो डेली लाइफ एग्जाम्पल आपको दिया, आपके ही एग्जाम्पल आपको दिया, तो आपको अच्छे से समझ में आया है ना? तो वही चीज फिर वही वहां पे भी होती है, एग्जाम में भी आप इसको यूज कर सकते हो। एज इट इज जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसा लिख के आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस सेंटर हो गया। इसमें हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस इन द सेंस जोड़ते हैं इंफॉर्मेशन को, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से आपने इंफॉर्मेशन निकाला है, फिर उनको ऐड ऑन भी तो करना होगा ना, एक सीक्वेंस में भी लगाना होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिंथेसिस होती हैं। ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस करने के बाद हम इवेल्युएट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है डाटा सेंटर्स। डाटा सेंटर्स क्या होते हैं, ये जो होती है डाटाज, जो जितने भी डाटाज होते हैं, अनमीनिंगफुल डाटा जो होती हैं उनको मीनिंगफुल बनाती हैं। यानी कि डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारे डाटाबेस होते हैं, बहुत सारी डाटाज आती हैं, उन डाटाज में कितनी सही है कितनी गलत हैं, जो अनमीनिंगफुल रहती है उनको मीनिंगफुल बना के और उनको फिर उसके बाद वो प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो डाटा सेंटर क्या होती हैं, बहुत सारे डाटा को जहाँ पे एक तो यहाँ पे डाटास को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डाटास का काम होता है बेसिकली। और डाटा क्या हो सकती हैं, कोई बताएगा मुझे डाटा के बारे में, क्या होती है डाटा? हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। और डाटास का काम मतलब होता है बेसिकली जो आपका क्या बोल सकते हैं हम, डाटा इन द सेंस कि कोई बता सकता है एग्जैक्ट? हाँ हाँ, रिकॉर्ड्स आंकड़े जो होते हैं वो, तो उनको क्या करते हैं कि उनको मीनिंगफुल बनाते हैं। जैसे कि मान लो आज कोरोना का आया 10 केस, कल आया 15 केस, परसों आया ये। तो इनमें से क्या होता है, कोई न्यूज चैनल इतना दिखा रहा है, कोई न्यूज चैनल, लेकिन डाटा सेंटर क्या करेगा, सबको जितनी भी मीनिंग अनमीनिंगफुल डाटाज है उनको मीनिंगफुल बनाएगा। अब इन आंकड़ों का यूज वो क्या करेगा, किसी इंफॉर्मेशन के अंदर कर देगा। ठीक है, जैसे कि कोरोना के अंदर ही कर देगा कि आज के टाइम में जब मतलब जिस दिन ह्यूमिडिटी इतनी थी उस दिन जो था इतना केस, इतना डाटा था, मतलब कोरोना का इतने केस आए। जिस जिस दिन टेम्परेचर इतना था उस दिन इतने आए। ठीक है, तो एक मीनिंगफुल सेंस दे देगा उन डाटाज को। समझ रहे हो? ओके। उसके बाद आता है रेफरल सेंटर एंड क्लियरिंग हाउस। वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर के क्वेश्चंस में ये आएगा आपका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। थर्ड चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-5 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन ही अपने आप में ही कैरी कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। डाटा सेंटर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। रेफरल सेंटर एंड क्लियरिंग हाउस, तो ये तो भाई रिपीट इतने बार हो रखा है कि इसका कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप करके मत जाना बिल्कुल भी। तो रेफरल सेंटर इन द सेंस आप ये समझो कि जब हम कोई हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं वहां पे बेड खाली नहीं होती है, तो वो आपको क्या करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, राइट? सही बात है ना? तो फिर सेम चीज यही है, जब आप किसी इंफॉर्मेशन के लिए कहीं जा रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और वहां पे वो इंफॉर्मेशन नहीं है, और उस टाइम वो क्या करते हैं, आपको दूसरी जगह या दूसरे पर्सन के पास आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन वो आपको भेज देते हैं कि यहाँ पे आपको आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो वो जो ये जो काम करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन ये काम कर रहे हैं कि रेफर कर रहे हैं आपको, वो इंस्टीट्यूशंस क्या कहलाते हैं, रेफरल सेंटर कहलाते हैं। क्लियर है? रेफरल सेंटर रेफर टू द यूजर टू द स्पेसिफिक सेंटर, एक स्पेसिफिक सेंटर जो आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन है वहां पे भेज देते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में आपके पास कोई आ रहा है, रेफरेंस सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन वो आपके लाइब्रेरी में नहीं अवेलेबल है, तो आप उनको दूसरी जगह भेज देते हो कि मेरे लाइब्रेरी में तो नहीं है, लेकिन ये आपको दूसरी जगह पे मिल जाएगा। तो उस जगह पे वो जब जाते हैं यूजर,
आपके कहने पे मतलब आपने उसको रिकमेंड कर दिया, तो उस टाइम आप क्या रोल प्ले कर रहे हो? रेफरल सेंटर का रोल प्ले कर रहे हो। क्लियर है? अब आ जाओ पेज नंबर 82। हाँ, क्लियरिंग हाउस क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, राइट। पेज नंबर 82। ठीक है। क्लियरिंग हाउस आपका क्या होता है? ये रेफरल सेंटर की ही तरह ही काम करता है, यानी कि जो भी यूजर इंफॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं उनको रिकमेंड कर देता है कि उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। प्लस ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डाटाज होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, उनको भी अपने पास प्रिजर्व करके रखती है। ठीक है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को अपने पास प्रिजर्व करके रखती है, और उनके रिकॉर्ड्स को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उनका कलेक्शन करती हैं। ये कुछ क्लियरिंग हाउस का काम है, इसको आप याद रखना। क्लियरिंग हाउस आप बोल सकते हो एक तरह से रेफरल सेंटर का एक एग्जाम्पल है, एक रेफरल सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट ये रखता है, बस इतना याद रखना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बस उसके अलावा कोई नहीं रखता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया है कि रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। और कोई कोई क्वेरी जो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, उसके भी ये आपको क्वेश्चंस के आंसर भी करता है। लेकिन ये बेसिकली काम क्या करता है? रेफरल सेंटर की तरह काम करता है। ये आपको क्या कर देता है? रेफर कर देता है कि आपको इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी। क्लियरिंग हाउस का मतलब ये है। रेफरल सेंटर जो है वो कोई भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकती है, एक स्कूल लाइब्रेरी भी हो सकती है, डाटा सेंटर भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर भी हो सकता है। लेकिन क्लियरिंग हाउस इज अ क्लियरिंग हाउस। वहां पे मतलब एक क्लियरिंग हाउस स्पेसिफिक एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे जाके आपको रेफर किया जाता है। वहां पे जाके आप किसी भी इंफॉर्मेशन का रेफरेंस मांग सकते हैं कि मुझे रेफर कर दो भाई। ठीक है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपको हर एक हॉस्पिटल, जैसे कोरोना आया था तो आपको हर एक हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा था, और वो आपको रिकमेंड कर रहे थे यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, और वहां पे भी जाने के बाद बेड खाली नहीं थी तो फिर वो रिकमेंड कर रहे थे कि यहाँ पे चले जाओ। लेकिन एक हमने क्लियरिंग हाउस बना दिया, वहां पे आप गए, और क्लियरिंग हाउस आपको क्या करेगा? वहीं पे रेफर करेगा जहां पे सीट खाली होगी। ठीक है। बात समझ रहे हो? मतलब वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, उसका काम ही यही है कि आपको रेफर करना, उसका काम ही यही है। ठीक है। इसके अलावा ये किसको मेंटेन करती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, और उनसे रिलेटेड क्वेरीज के आंसर भी करती है। ठीक है, इतना याद रखना आप क्लियरिंग हाउस में, मोर देन इनफ। डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में आएगा, देख लेना आप लोग, नहीं विश्वास होगा तो ये सारी चीजें रिपीटेड है। ठीक है। तो डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब सीधा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड में से डी मतलब हटा दो, डिमोटिवेट कर दो, हटा दो उसको, डिडक्ट कर दो। ठीक है। यानी कि जहां पे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन सर्विस मिल रही है, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जैसे कि मैं। ठीक है। जैसे कि मैं, मेरा कोई स्ट्रक्चर है, मेरी कोई बिल्डिंग है, मेरी कोई इंस्टीट्यूशन है, बोलो। नहीं है ना? नहीं है ना? मैं तो इंसान हूं ना भाई, मैं कोई इंस्टीट्यूशन थोड़ी हूं। लेकिन फिर भी मैं इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, राइट। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन नहीं, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, लाइक बिल्डिंग नहीं होती है। अभी तक आपने जितनी भी चीज पढ़ी है उनकी एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन होता है। लेकिन जो अब चीजें पढ़ रहे हो उनकी कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं होती, वो कोई और होते हैं। ठीक है। जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्रोकर, जैसे कि आपके टीचर। ठीक है, टीचर आप बोल सकते हो।
लेकिन मैं बोल सकती हूँ ना, कोई वेबसाइट तो है, कोई लिंक तो है उसकी। हाँ, ये बोल सकते हो आप, वैसे ऑनलाइन वाली चीजें आ सकती है इसके अंदर, क्योंकि इसका भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो हाँ, बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बोल सकते हो। लेकिन इसको आप ये नहीं बोलोगे, आप कुछ बोलोगे ऐसे कि वेबसाइट नेटवर्क करके बोल सकते हो, कि नेटवर्क्स जो होती हैं, नेटवर्किंग के थ्रू ही तो होती है ना, मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं, इंटरनेट वगैरह, और ऐसे करके कुछ एग्जांपल दोगे, ऑनलाइन नहीं बोलोगे। मुझे तो BLIS पर्सनली जो है वो इंग्लिश में ही आसान लगती है, हिंदी से ज़्यादा। तो अभी भी आप इंग्लिश में दे सकते हो। हाँ, एक पेपर में दो लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। हाँ, और आपका स्टार्टिंग में आता है ना इंग्लिश हिंदी भरने के लिए, वो आप भर दो इंग्लिश वहाँ पे, उसके बाद इंग्लिश में दे दो। इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा बेटर है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, समझा कैसे रही हूँ, हिंदी में ही तो समझा रही हूँ मैं। उसको आपको इंग्लिश में लिखना है बस, ट्रांसफर करके। या फिर हिंदी है तो हिंदी में लिखो, बस हेडिंग आपको इंग्लिश में, इंग्लिश वाली नहीं, हिंदी वाली याद करनी होगी, लेकिन मैं तो इंग्लिश में हेडिंग बता रही हूँ। समझ रहे हो? हम्म, ठीक है तो। हाँ, हाँ, क्या बोल रहे थे राहुल? राहुल कुछ बोल रहे थे। अभी मैं 3 यूनिट करवा रही हूँ, 3rd यूनिट। नहीं, नहीं, ब्लॉक नहीं, 3rd यूनिट, लेसन 3rd। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मैं एग्जाम के पर्पज से क्लास अभी दे रही हूँ, और देखती हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, एक इसके वो है, एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी है इसकी, कि आपके पास जो 2 to 5 एंड 2 to 2 दोनों एक साथ एग्जाम हो रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि जो 2 to 1 है और 2 to 2 है, आप इन गैप में ही कंप्लीट कर लो। ठीक है, और तो ये चीज आपके लिए सही रहेगा, आप सबके लिए, कि 2 to 2 भी आप लेके चलो, इन हॉलीडेज में ही 2 to 2 को भी कंप्लीट कर लो। क्योंकि फिर 2 to 4 का भी एग्जाम आपका एक साथ ही है, तो फिर 2 to 4 वाला जो है ना, वो 2 to 5 के साथ मैनेज हो जाएगा तब। अगर इस स्ट्रेटजी से करोगे तो फिर आपकी जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। और 2 to 2 में तो मेरी एक्सपर्टीज है, मतलब 2 to 1 एंड 2 to 2 जो है वो मेरा, मतलब बोल सकते हैं कि बेस्ट फील्ड है। तो हाँ, मैं करा तो दूंगी, लेकिन वही है, यूट्यूब पे यार वो नहीं होते हैं, तो इस बार मैंने देखा है, सोचा है कि यूट्यूब पे अगर वो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए कंप्लीट, तो फिर मैं 2 to 2 के लेक्चर भी अपलोड करूंगी, अदरवाइज फिर अपलोड नहीं करूंगी, फिर आप लोग की क्लास जैसे चल रही है वही वही चलेगी फिर। ठीक है। उसके बाद हम थे डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंफॉर्मेशन में, तो इसमें आपको क्या करना है, डी से समझ जाना है कि इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। डी से इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी कि इंस्टीट्यूशन नहीं है तो कोई और है यहाँ पे, कोई आदमी है यहाँ पे, ठीक है, कोई और चीज है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स, यानी कि ब्रोकर्स कौन होते हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स देखते हो, जिनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज के डिटेल होते हैं, प्रॉपर्टी किसी और की होती है, लेकिन वो पूरा अपने पास डिटेल रखते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी बिकवाते हैं, उधर से भी कमीशन मारते हैं और इधर से भी कमीशन मारते हैं। समझ रहे हो? सेम चीज है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन ब्रोकर जो होता है एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन दिलाने के लिए यूजर को। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन दिलाने के लिए ये क्या करता है, आपका काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन ब्रोकर जो है वो मीडिएटर की तरह काम कर रहा है इंफॉर्मेशन और यूजर में। ठीक है, जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है वो वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है अपने पास। ठीक है, उसको कुछ पैसे दे के अपने पास इकट्ठा कर रहा है, उससे डबल पैसे में ये यूजर को सर्व कर देता है। ठीक है, बोलो।
उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन नेटवर्क, यानी कि जो हमारे आदमियों का जाल है, जैसे कि एक ने दूसरे से चुगली की, फिर दूसरे ने तीसरे से चुगली की, और इस तरह से इंफॉर्मेशन, एक ह्यूमन का नेटवर्क बनता जाता है और इंफॉर्मेशन पास होती जाती है। एक एग्जाम्पल था, ये चुगली वाली बात लिख मत देना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो ह्यूमन नेटवर्क है उसके थ्रू भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है, ठीक है। हाँ हाँ, डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस का ही एग्जाम्पल है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका डी इंस्टीट्यूशंस में इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन फ्लो, ठीक है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क यानी कि ये नेटवर्क होती है इनकी, जैसे कि आप बोल सकते हो एक तरह से, जैसे आपने बोला ऑनलाइन क्लास है ना, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी लिंक या वेबसाइट्स हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उसके ऊपर से फिर गेट कीपर हो गए, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर हो गए। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर कौन होते हैं, कौन बताएगा? कोई बता सकता है टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर? नहीं, टेक्नोलॉजिकल पीएचडी नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, आवाज रिपीट होने लगती है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर जो होते हैं वो पीएचडी वो नहीं होते हैं, वो अपने जो फील्ड के होते हैं वो बहुत जानकार पर्सन होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर इन द सेंस कि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव पर्सन होते हैं अपने फील्ड के, ठीक है। जिस भी फील्ड के ये पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, उनको अपने फील्ड की सारी नॉलेज होती है, जो भी करंट फ्यूचर और पास्ट में जितनी भी नॉलेज उस फील्ड से रिलेटेड होती है इनके पास जरूर से जरूर होती है। इनको टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर कहा जाता है, ठीक है। हम्म, एक फील्ड को ही रेफर करता है वो, बेसिकली, अधिकतर, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन फिल्ट्रेशन आपकी आती है, फिल्टर्स यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशन को फिल्टर्स करके देते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके देंगे, ठीक है, फिल्टर करके देंगे, यानी कि जितनी आपकी नीड है ना बस उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आती है आपकी डिस इंटरमीडिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वाला तो 10 में भी आ रखा है एक बार, ठीक है। कि ऐसे आता है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, सॉरी इंस्टीट्यूशन, क्या बोल रही थी मैं, व्हाट इज इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस डिस्क्राइब डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस, ऐसे करके। उसके बाद आता है आपका डिस इंटरमीडिएशन, 5 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता चलता कि डिस इंटरमीडिएशन है कौन से चैप्टर में, ठीक है। तो डिस इंटरमीडिएशन में भी आपको क्या कर देना है, इंटरमीडिएशन को डिस कर देना है, यानी कि डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। जो इंटरमीडिएटर था आपका, जो मीडिएटर था इंफॉर्मेशन और यूजर के बीच में, जो मीडिएटर काम कर रहा था अभी तक, उसको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। अब क्या करेगा, यूजर और इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट लिंक होगा, यूजर जो होगा वो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन निकालेगा, ना कि किसी मीडिएटर की हेल्प से इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है। डिस इंटरमीडिएशन में ये है। इसमें एंड यूजर एम्पावरमेंट की बात की गई है, यानी कि यूजर को एम्पावरमेंट करने के लिए कि ताकि वो किसी ब्रोकर के पास ना जाए, किसी इंफॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा फी पे ना करे, वो डायरेक्ट अपनी सर्विस ले, डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन निकाले, जैसे कि आप गूगल से निकालते हो। तो इसमें क्या है, कोई भी ब्रोकर नहीं है, कोई इंटरमीडिएशन नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी इंफॉर्मेशन को निकालते हो, ठीक है। किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़े, इसका मतलब ये है, डिस इंटरमीडिएशन में ये चीजें होती हैं, क्लियर है। डिस इंटरमीडिएशन में आप पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि जो इंटरमीडिएटर था, जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्रोकर कौन थे, मीडिएटर ही तो थे ना। हम्म, तो ब्रोकर को हटा दो, ब्रोकर को हटा दो, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, तो आपने ब्रोकर को बताया, ब्रोकर ने कस्टमर को बताया, कस्टमर ब्रोकर के पास आया, उससे डील हुई, आपने बोला मैं 25 करोड़ में अपनी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ,
उसने 50 करोड़ बताया कस्टमर को, कस्टमर ने 50 करोड़ में खरीदा प्रॉपर्टी, और 25 करोड़ ब्रोकर के जेब में गए, 25 करोड़ गए उसके पास, और उसके पास भी उसका कमीशन सेट था, आपके पास भी उसका कमीशन सेट था, तो 1 करोड़ आपने उसको एक्स्ट्रा दी, यानी कि उसने 26 करोड़ कमाए और आपने 24 करोड़ कमाए। अब क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, डिस इंटरमीडिएट कर दिया, यानी कि मीडिएटर को हटा दिया बीच से, और आपके बीच में और यूजर के बीच में, यूजर ने हटाया, आपने नहीं हटाया, यूजर ने क्या किया, इंटरमीडिएटर को हटा दिया। अब यूजर जो है वो डायरेक्ट, जो कस्टमर है वो आपके पास डायरेक्ट आ रहा है कि मैम मुझे आपकी प्रॉपर्टी खरीदनी है। आपने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी का दाम जो है वो 25 करोड़ है, लेकिन कोई ब्रोकर नहीं है तो मैं 26 करोड़ में बेचूंगी, वो इजिली रेडी हो जाएगा। या फिर 24 करोड़, आप मतलब आपको 24 करोड़ मिल रहे थे, अब आपको पूरे 25 करोड़ मिलेंगे, समझ रहे हो, तो दोनों का फायदा होगा इसके अंदर। तो ये सारी चीजें होती है इसके अंदर, यानी कि इंफॉर्मेशन, और यूजर में क्या होता है कि मीडिएटर को हटा दिया, यूजर ने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को अप्रोच किया। समझ में आई चीजें? अभी कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। बोलो। ठीक है, यूनिट 4 है हमारा लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लॉज में क्या है, 5 लॉज है हमारे पास। हाँ हाँ बोलो। कौन से पॉइंट्स की? बुक में ही है सब, बुक में नहीं दिखा आपको? क्यों? ओ तो फिर बुक में देखना, आपको बुक में मिल जाएगा, अब रिपीट करूंगी तो फिर टाइम वेस्ट होगा। हाँ 2-3 कर दोगे तो ठीक है, अगर अलग से आएगा तो वो करना होगा आपको। हाँ वरना आप कुछ बोल रहे थे। हाँ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बहुत इजी है। लॉज बताऊं मैं, लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये आपको आते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, इसमें तो आप लोग को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसका वीडियो मैं आप लोग को दे दूंगी यूट्यूब पे, ठीक है, मेरे पास है। ठीक है बोलो। लाइब्रेरी लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस आपको करनी है, मेरे वीडियो हैं अपलोडेड ऑलरेडी, तो इसको भी नहीं बताऊंगी। 10 से 15 पॉइंट है, उन 15 पॉइंट को याद कर लोगे, आपका यूनिट 5 एंड यूनिट 6 दोनों हो जाएगा। इसके बाद भी अगर डाउट आए तो मुझे बताना, कमेंट में लिखना, आप यूट्यूब पे कमेंट में लिखना, पहले वीडियो को लाइक करना, उसके बाद कमेंट में अपने डाउट लिखना, मैं सारे डाउट लूंगी। हाँ बोलो, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। इसकी वीडियो तो है। अंजलि, अंजलि बोल रही हो? अंजलि मेरे वीडियोस नहीं देखना चाहती है। ठीक है, जो हाइब्रिड लाइब्रेरी होती है उसमें आपको प्रिंट एंड डिजिटल दोनों तरह की मटेरियल्स मिल जाती हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल और डिजिटल। ट्रेडिशनल यानी कि प्रिंट और डिजिटल दोनों तरह की जहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगी, वो वाली लाइब्रेरी हाइब्रिड लाइब्रेरी होती है। ठीक है, बोलो, समझ आई या अभी भी नहीं आई? अंजलि,
नहीं नहीं, डिजिटल का मतलब ऑनलाइन नहीं होता। देखो, डिजिटल का मतलब होता है जो भी डॉक्यूमेंट आपको जो है एक सर्वर पे मिले, एक प्लेटफॉर्म पे मिले, ठीक है। डिजिटल का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको एक्सेस करने के लिए अलाउ कर रहे हैं घर से, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि घर से एक्सेस करो, आप वो लाइब्रेरी में जाके एक्सेस करते हो, डिजिटल का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे कि लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी है, वहां पे मैंने स्टैक रूम में भी बना रखा है और डिजिटल सेक्शंस भी बना रखे हैं। डिजिटल सेक्शन में मेरे पास क्या है, बहुत सारी, मान लो मेरे पास 50 से 100 कंप्यूटर मैंने वहां पे लगा रखा है। अब यूजर चाहे तो मेरी लाइब्रेरी से प्रिंट बुक पढ़ सकता है, और यूजर चाहे तो मेरी लाइब्रेरी से उसकी डिजिटल बुक भी पढ़ सकता है कंप्यूटर पे बैठ के, ठीक है। वहां से उनको कुछ फैसिलिटीज मिल जाती हैं डाउनलोड करने की, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है उनमें वो बहुत कम ही बुक देते हैं जिनको आप घर से भी एक्सेस कर पाओगे, वो बुक को एक्सेस करने की परमिशन नहीं देते हैं। बुक को एक्सेस आप घर से किस लाइब्रेरी में कर सकते हो, वर्चुअल लाइब्रेरी में कर सकते हो, समझ रहे हो। माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है आपके आगे के एग्जाम के लिए भी, के बी एस और डी एस एस बी, इन सारे चीजों के एग्जाम दोगे। नेट, इंसान नेट के लिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ कि बी एल आई एस के दम पे आप लोग नेट निकाल सकते हो, मेरा निकला हुआ है बी एल आई एस के बेस पे, और मैंने एम एल आई एस में एडमिशन भी नहीं लिया था उस टाइम, समझ रहे हो। डिपेंड करता है यार, किसी बार ज्यादा भी जाता है, किसी बार कम भी जाता है। कितना गया था एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे नंबर याद हैं थोड़े बहुत अपने। मेरे शायद वो, मतलब 100 आउट ऑफ 60 इसमें थे लाइब्रेरी साइंस में, या 62, कुछ इसी तरह से था। मतलब 100 मार्क्स के नहीं होते, 100 क्वेश्चन में से 62 क्वेश्चन थे इधर, और जो वो पेपर 1 में है उसमें 50 में से मेरे 26 क्वेश्चन ठीक थे, या 27, कुछ इसी तरह 27 थे शायद। तो मेरा नेट क्लियर हो गया था। ओबीसी का 140 था। नहीं नहीं, ओबीसी के लिए ना, नहीं, मैं जनरल की बात कर रही हूँ। मेरे टाइम भी शायद इसी टाइप से गया था, 147 या 148 था शायद जनरल के लिए, इसी तरह से जाता है। खैर, इसके बारे में बात, हाँ मेरा अच्छा नंबर था। मेरा अच्छा नंबर था, नहीं मेरा पेपर 1 अच्छा नहीं है, मेरा पेपर 1 में बहुत कम रोध होके नंबर आते हैं। नेट के लिए MLS की डिग्री मांगते हैं। फिर से हम लोग टॉपिक से हट गए। तो इस तरह का कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो ये मान के चलो कि आपको नेट क्वालिफाई करना है, तो अगर आप 50 प्लस रहते हो लाइब्रेरी साइंस में, और आप 25 प्लस रहते हो पेपर 1 में, तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। और JRF के लिए तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, उसके लिए तो मतलब मान लो कि 30 और 60 का क्राइटेरिया होना चाहिए करीब। उसी पे है, बोतल पे। समझ रहे हो, तो जनरल कैटेगरी के लिए इतना होता है, लेकिन मैं तो बोलूंगी यार सब JRF के लिए ट्राई करो, नेट तो सबका हो ही जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग इतने अच्छे हो पढ़ने में सब। कुछ लोगों की है नॉलेज, पता चलती है। हाँ हाँ, डाउट्स मैं कल ले लूंगी, लेकिन डाउट्स आप लोग लिखना, जो लिखे हुए डाउट्स होंगे उनको मैं सेपरेट बताऊंगी कल, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना। हाँ, 2 to 2 भी मैं फिर करवा दूंगी, लेकिन 2 to 2 में
यूट्यूब पे अपलोड तभी करूँगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े से ही रह गए। हाँ हाँ, पर्सनली जैसी क्लास चलती है वैसे चलेगी। आप मेरी वीडियो देखो, आपको सब पता चलेगा। देख लो ना, उसको एक बार देखने में क्या जाएगा, सब यहीं पे क्लियर करोगे। वीडियोस अपलोडेड है, एक बार देख लो, डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। अभी मैं बताऊंगी ऊपर ऊपर से, नहीं कर सकते इतना। नहीं नहीं, नेट के लिए नहीं करूंगी, पेड क्लास नहीं करूंगी मैं। सिर्फ BLIS के लिए पेड क्लास चलती हैं, बाकी किसी भी चीज़ के लिए नहीं। बाकी हाँ, तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ जुड़ के तो फिर कर सकते हो, मैं ऐसी फ्री में करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। हाँ, तो नेट तो क्लियर हो जाएगा, जो मेरे साथ बहुत दिनों से हैं उन लोग का तो मैं एक्सपेक्ट करती ही हूँ, लेकिन जो आप लोग भी मेरे साथ जो कनेक्ट होते हो कभी कभी, आप लोग भी मेरे साथ कनेक्टेड रहो। नेट तो करवाना ही है आप लोग का, और मेरा तो है कि भाई मेरे साथ साथ आप सबका भी प्लेसमेंट हो कहीं पे भी। हाँ बदना, कुछ बोलना है। ठीक है, तो फिर रिसोर्स शेयरिंग पढ़ें थोड़ा सा, या आता है आप लोग को रिसोर्स शेयरिंग? बोलो। यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 7 में वैसे इतना कुछ है नहीं। यूनिट 7 में आप सेल्फ चेक एक्सरसाइज कर लेना। बाकी कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, RTI है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है कि RTI क्या होती है, कॉपीराइट क्या होती है। कॉपीराइट तो पता ही है ना। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने का हमें अधिकार है। इस एक्ट के थ्रू हमें अधिकार, लीगल अधिकार मिलता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम जान सके। कॉपीराइट एक्ट आपका क्या होता है कि किसी भी क्रिएशन के लिए एक अधिकार दिया गया है कि जिसकी क्रिएशन है वही उसको यूज करे, वही उसको बेचे। कोई और उसको कॉपी कर रहा है, कोई और उसको चुरा रहा है, तो उसके ऊपर फिर लीगल कार्रवाई होती है। तो ये कॉपीराइट एक्ट होती है। और पेटेंट एक्ट क्या होती है, इन्वेंशन के लिए होती है। जो कोई अपना कुछ इन्वेंशन कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, डिस्कवरी कर रहा है, उसके लिए उनको पेटेंट करवाना पड़ता है, ताकि वो डिस्कवरी, वो इन्वेंशन कोई चुराए ना, वो उनके नेम से रजिस्टर हो जाए। तो ये होती है कुछ एक्ट। और इनके बारे में अगर अंदर की बात करूँ तो वो तो आपको थोड़ा मोड़ा एक एक लाइन सब में से पढ़ के जाना होगा, वो चैप्टर वगैरह जो भी है, जो कॉन्सेप्चुअल है वो तो इतना ही है। क्लियर। उसके बाद आपके रिसोर्स शेयरिंग आती है, ये मैं आपको कल करवाती हूँ रिसोर्स शेयरिंग वाला, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग से लेके ब्लॉक 4 में आप लोग को कल करवाती हूँ, ठीक है। इनमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जितना मैंने अभी बताया है आप लोग को, किसको कहाँ कहाँ से कैसे करना है, उसको जरूर कर लेना। अदरवाइज फिर आप लोग मतलब पीछे रह जाओगे अगर नहीं करोगे तो, ठीक है। क्योंकि जो ब्लॉक 4 है उसमें से आप ज़्यादा नहीं कर पाओगे। रिसोर्स शेयरिंग वाला चैप्टर अच्छे से मैं करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लॉक 4 और ब्लॉक 2, इन दो ब्लॉक में से आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। इस वजह से बोल रही हूँ, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 to 1। 2 to 1 पे जो जिस पे आपको फोकस करना है वो है ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 3, क्योंकि ब्लॉक 5 भी मैंने अच्छे से करवाया है, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन अब कर लोगे आप लोग। और ब्लॉक जो 4 है उसमें से भी आप लोग अटकोगे, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, ये ट्रू है, ठीक है। तो ये टिप्स था लास्ट में। और ठीक है, वीडियो अपलोड करूँगी, दोबारा देख लेना, नोट्स बना लेना। और
अगर वीडियो आपको अभी क्लास अच्छी लगी है तो वहाँ पे लाइक कर देना, वहाँ पे कमेंट कर देना, और जो भी डाउट होगा वो भी कमेंट कर देना। मैं सेपरेटली उसकी कल क्लास ले लूँगी, क्योंकि फिर आप ऑन द स्पॉट पूछोगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैं भी ना दे पाऊँ, इस वजह से। ठीक है, बोलो क्लियर। ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं फिर।